हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं श्री कृष्ण कॉलेज के इस ऑनलाइन सीरीज के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आपको जो है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था और आज जो हमारा टॉपिक है वह है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इट मीन्स मेंडल के वंशागत। देखिए बच्चों, मेंडल के वंशागति के सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं और किसके आधार पर दिए गए ये आप लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, मेंडल के जो वंशागति के सिद्धांत जो हैं वह मेंडल के प्रयोगों के द्वारा दिए गए। अर्थात मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, आप लोगों ने जैसे पिछले मैं वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो अपने एक्सपेरिमेंट थे, एक संकर संकरण और दूसरा द्विसंकर संकरण। मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, इन प्रयोग के आधार पर ही अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिन्हें कि हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ वंशागति के सिद्धांत जो है वो दो दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट मीन्स प्रभाविता का सिद्धांत। प्रभाविता का सिद्धांत क्या है? प्रभाविता के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि जब किसी जीव जाति के किसी एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत उस जीव जाति के केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी जो लक्षण होता है वह सुप्त अवस्था के अंतर्गत या छुपा हुआ होता है, अर्थात वह अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करता है। इसका मतलब कि हमने आपको क्या बताया कि जब किसी एक जीव जाति के, मतलब मेंडल अपना एक संकर संकरण जो प्रयोग किया उसके अंतर्गत क्या किया था कि उसने एक लक्षण लिया था, क्या बच्चों, लंबाई लिया था, और लंबाई के दोनों विपर्यासी स्वरूप थे। एक था इसमें लंबा और एक था इसका क्या, बौना। तो लंबा और बौना दो विपर्यासी स्वरूप हैं, एक लक्षण है, और जिसके अंतर्गत देखा गया कि जब इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया तो यहाँ पर सभी पौधे जो हैं वो कैसे प्राप्त हुए थे, उनको लंबे प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी के अंतर्गत। तो मेंडल ने इस एक संकर संकरण के नियम के अनुसार यहाँ पर, वो एक संकर संकरण प्रयोग के अनुसार यहाँ पर यह पहला नियम, प्रभाविता का नियम क्या प्रतिपादित किया कि जब किसी जीव जाति के विपर्यासी स्वरूप वाले लक्षण को लेकर उनके मध्य संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत केवल और केवल जो है कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, और इसी को उन्होंने क्या कहा, प्रभाविता का नियम कहा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ हमको सभी पौधे जो हैं वो कैसे प्राप्त हुए, लंबे, जो कि किस अवस्था में थे, विषम युग्मजीय अवस्था में थे। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी जो है वह है लंबेपन को अर्थात प्रभावी लक्षण को, और स्मॉल टी जो है वो किसको, बौनेपन को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया मेंडल ने कि यहाँ पर जीन अवस्था के अंतर्गत जो है वह छोटा, मतलब बौनापन का भी जीन है, लेकिन वो क्या है, अप्रभावी अवस्था में है, ठीक है। और यहाँ कैपिटल टी का अर्थात लंबेपन का जो जीन है वह किस अवस्था में है, प्रभावी अवस्था में है, और इस प्रभावी अवस्था में होने के कारण ही यहाँ पर सभी पौधे जो है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिसे क्या कहा गया, प्रभाविता का नियम कहा गया। अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ हमारा क्या, प्रभाविता का नियम। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए बच्चों, मेंडल के बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि यहाँ पर आए थे शेरमॉक, ड्रीबरीज और पैटसन जैसे वैज्ञानिक। इन्होंने देखा कि केवल मटर के पौधे के अंतर्गत ही नहीं, अन्य जीव जातियों के अंतर्गत भी, जिसमें पादप प्रजातियां भी हैं, जिसके अंतर्गत जंतु प्रजातियां भी, उनके अंतर्गत भी अनेक ऐसे विपर्यासी स्वरूप वाले लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें अगर संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत एक लक्षण क्या होता है, प्रभावी उत्पन्न
होता है। ठीक है, तो अर्थात वो भी क्या प्रभावकता के नियम को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब इसका महत्व क्या है या इसका उपयोग क्या है, तो इसका वैज्ञानिकों ने क्या किया कि देखिए बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि जो प्रभावी लाभदायक या प्रभावी लाभदायक जो लक्षण है उनको लेकर जो अप्रभावी हानिकारक लक्षण है उनको क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो जिससे देखा गया कि जो हानिकारक अप्रभावी लक्षण है वो F1 पीरियड में क्या होगा, सुप्त अवस्था में होगा, जिससे कि उसका प्रभाव वहां प्रकट नहीं होगा। और जो है हम उस हानिकारक जो लक्षण है, कारक है, उसके प्रभाव से बचकर अपने उत्पादन की दर में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो इस गुण को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ बच्चों कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है, और जैसे कि क्या कहते हैं कृषि उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत इनका उपयोग किया गया, जिससे कि इसमें उत्पादन की दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये एक छोटा सा सिद्धांत था जो कि मेंडल के द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब इसके बाद है आपका दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका पृथक्करण का नियम या पृथक्करण का सिद्धांत, लॉ ऑफ पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, देखिए बच्चों पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। पृथक्करण का सिद्धांत भी जो है बच्चों वह है एक संकर संकरण के आधार पर ही दिया गया। एक संकर संकरण, हाँ जी। तो पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, तो पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि जब किसी विपर्यासी स्वरूप वाले किसी एक लक्षण को लेकर किसी जीव जाति के मध्य संकरण कराया जाता है तो वहां F1 पीढ़ी के अंतर्गत जो है हमें कौन सी प्रजाति प्राप्त होती है, संकर प्रजाति प्राप्त होती है। लेकिन जब इनसे F1 पीढ़ी से N2 पीढ़ी प्राप्त की जाए तो वहां पर पुनः दोनों प्रकार के पौधे, जिसके अंतर्गत एक प्रभावी और एक क्या है, अप्रभावी लक्षण प्रकट किए जाते हैं। इट मीन्स यहां पर F1 पीढ़ी के अंतर्गत वो साथ साथ थे और F2 पीढ़ी में जाकर जब उनके मध्य स्वपरागण कराया गया तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो इसी के आधार पर क्या दिया गया, पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया कि जब किसी विपर्यासी स्वरूप वाले एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो उन दोनों विपर्यासी स्वरूप वाले जो जीन्स हैं वे जीन्स एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं और वे आने वाली पीढ़ी में अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, जिसे क्या कहा, पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पर वही कि जैसे कि यहाँ पर F1 पीढ़ी में क्या हुआ बच्चों कि हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए थे, जो कि देखने पर कैसे थे, सभी लंबे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जब इनके मध्य स्वपरागण कराया गया तो हमने देखा क्या कि 3:1 तो फिनोटाइप था और 1:2 क्या था उनका, जीनोटाइप। जिसका अंदर कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, जिसके अंतर्गत 3 तो लंबे थे और एक का था बौना। तो बाह्य रूप से देखने पर हमने देखा कि पहले सभी बौने थे, पहले सभी क्या थे, F1 पीढ़ी में लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में जाकर क्या है वो बौने पौधे भी हमको प्राप्त हुए। इट मीन्स जो यहाँ पर ये साथ साथ थे दोनों के जीन्स लंबे और बौने के, वो आने वाली पीढ़ी में क्या हो गए, पृथक हो गए और एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे भी हमको क्या हुए, प्राप्त हुए। तो ये इसको क्या कहा गया, पृथक्करण का नियम कहा गया, पृथक्करण का क्या कहा गया, सिद्धांत कहा गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब किसी भी जीव के अंतर्गत संकरण कराया जाए या संकर जो प्रजाति होती है उसके
जो विपर्यासी स्वरूप होते हैं वे अपना क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं और आने वाली पीढ़ी में अपना को स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसी को क्या कहा गया, पृथक्करण का नियम कहा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू।